friends, I am Shivani and most welcome to our new channel Mission Gyan Ganga. Actually this is my first video and in this video I will discuss the topic is unit and measurement, जिसे हम लोग मात्रक एवं मापन भी कहते हैं. So without delay let's start the video. Okay. आज का टॉपिक है मात्रक एवं मापन. इसमें हम लोग सबसे पहले दो टर्म्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी. जैसे क्वांटिटी शब्द का मतलब से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब होता है मात्रा, परिमाण या संख्या. यानी राशि क्या होती है, तो राशि वह होती है जिसे संख्या द्वारा दर्शाया जा सके, या हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं जिसका कोई संख्यात्मक मान हो. यानी हम जिसका संख्यात्मक मान बता सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वांटिटी यानी राशि. एग्जाम्पल के तौर पे किसी व्यक्ति का मासिक वेतन, तो किसी व्यक्ति का मासिक वेतन कितना भी हो लेकिन होगा तो वो एक संख्या ही, तो वो जो मासिक वेतन है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी यानी राशि. ऐसे ही सेकंड एग्जांपल लेते हैं, किसी देश की जनसंख्या. किसी देश की जनसंख्या जो भी हो लेकिन वो भी तो होगा एक संख्या ही, उसका कोई ना कोई संख्यात्मक मान ही होगा, तो वो क्या हो जाएगी, एक राशि. ठीक है. वैसे ही अगर कोई सपोज कीजिए किसी बच्चा से उसके बोर्ड्स एग्ज़ाम के मार्क्स पूछे जाए कि आपके हिंदी में कितने मार्क्स है, इंग्लिश में कितने मार्क्स है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका आंसर एक संख्या में ही करेगा. ठीक है. तो इस तरह से जो मार्क्स हो जाएंगे वो भी क्या हो जाएगा, एक राशि हो जाएगी. लेकिन राशि तो ये हम लोग समझ गए हैं. अब हम लोग इस राशि को फिजिक्स के टर्म में समझने वाले हैं. ठीक है. तो फिजिक्स के टर्म में समझेंगे तो इसका हम लोग अलग नाम दे देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि. तो भौतिक राशि क्या होती है, तो वे राशियां जिन्हें भौतिकी नियमानुसार उन्हें मापा या तौला जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक राशि. इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. यहाँ पे जो भौतिकी नियमानुसार है ना, इसको पहले आप कुछ टाइम के लिए स्किप कर दीजिए, इसे बाद में समझेंगे. पहले आप इतना समझिए कि भौतिक राशियाँ क्या होती है, तो वे राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सके. ठीक है. पहले हम लोग इतना समझेंगे, उसके बाद ये दो वर्ड्स को हम लोग समझेंगे कि ये भौतिकी नियमानुसार क्या है. तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ठीक है. जैसे हमने ये मार्कर का एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है. तो अगर हम पूछते हैं कि इस मार्कर का द्रव्यमान कितना होगा, तो क्या आप लोग इसका द्रव्यमान बता सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल बता सकते हैं. इसका द्रव्यमान माप कर आप बता सकते हैं. तो ये द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी. ठीक. वापस से अगर हम पूछे कि इस मार्कर का क्या आप लंबाई बता सकते हैं, तो आपका आंसर फिर से होगा हाँ, इसका लंबाई हम मेज़र करके बता सकते हैं. इनफैक्ट इसी का नहीं, इस बोर्ड की भी लंबाई को हम लोग मेज़र करके बता सकते हैं. किसी रिवर की लंबाई क्या है, किसी माउंटेन की लंबाई क्या है, तो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सभी की लंबाई को, सभी के द्रव्यमान को मेज़र किया जा सकता है. ठीक है. मापा जा सकता है. तो इसलिए हम लोग लंबाई को क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी. ठीक. टाइम अगर सपोज कीजिए किसी बच्चे से पूछा जाए कि आप कल कितना घंटा स्टडी किए, तो वो भी मेज़र करके बताएगा हाँ कल दिन भर में हम 4 घंटा स्टडी किए हैं. तो टाइम को भी हम लोग माप के बता पा रहे हैं. तो टाइम हम लोग का क्या हो जाएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी. इसी तरह से हम लोग दूरी को भी मेज़र करके बता सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, कितने किलोमीटर है, कितना मीटर है. चाल भी हम लोग किसी का बता सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, इनफैक्ट अपना भी चाल हम लोग बता सकते हैं माप के, तो वो चाल भी क्या हो जाएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी. इसी तरह क्षेत्रफल भी है, किसी का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, किसी का आयतन हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है. बल निकाल सकते हैं माप कर, किसी का कार्य कितना कोई किया है उससे भी हम लोग माप कर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे जो भौतिक राशियाँ कहलाएंगी. अब हम लोग देखिए, नापने तौलने की तो बात कर लिए हैं. अब हम लोग को क्या समझने का कोशिश करना है, इस भौतिकी नियमानुसार को. ठीक है. तो इसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ही समझेंगे. जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं द्रव्यमान, तो आपका आंसर किसी न किसी 1 kg, 1 kg, 500 ग्राम, 250 ग्राम ऐसे करके आंसर आने वाला है. तो हम द्रव्यमान का एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं. मान लिया कि किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान आया 5 kg. ठीक है. मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का लंबाई आया 6 मीटर. टाइम सपोज कर लेते हैं आया है 30 सेकेंड. ऐसे करके वैसे ही अगर हम क्षेत्रफल का एग्जांपल ले लें तो इसका ऐसे ही बताएंगे 10 मीटर स्क्वायर, कुछ इसी टर्म में हम बताएंगे.
तो ये एक्चुअली में देखिए यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए दो टर्म की रिक्वायरमेंट हो रही है, दो चीज़ की रिक्वायरमेंट हो रही है। कौन कौन सा? तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो एक है संख्या में, इसको हम लोग संख्यात्मक मान कहेंगे, ठीक है। संख्यात्मक मान या आंकिक मान कह सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान। और इधर से देखेंगे ये क्या हमारा यूनिट, ये क्या हमारा यूनिट। अब हमें फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए इस यूनिट का क्यों यूज़ करना पड़ रहा है, हम लोग क्यों इस यूनिट को यूज़ कर रहे हैं? तो पहले एक एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे बिना यूनिट का, ठीक है। पहले हम ऐसे ही एक क्वांटिटी के रूप में समझते हैं, ठीक है। सपोज़ कीजिए एक पर्सन है, वो किसी दुकान में जाता है और एप्पल ख़रीदता है, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए वो 10 एप्पल ख़रीदा। दूसरा व्यक्ति भी उसी दुकान पे जाता है और वो भी कितना एप्पल ख़रीदता है, वो भी 10 एप्पल ख़रीदता है। वो भी कितना एप्पल ख़रीदा? 10 एप्पल ख़रीदा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ सेम आ रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी सेम आ रहा है, यानी फर्स्ट पर्सन जो है वो भी 10 एप्पल ख़रीदता है और जो सेकंड पर्सन है वो भी 10 एप्पल उसी दुकान से ख़रीदता है। यहाँ पे तो क्वांटिटी सेम आ गई, लेकिन अगर इसे हमें फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे बताना हो तो इसका तो हम लोग द्रव्यमान मेज़र करेंगे, द्रव्यमान मेज़र करेंगे, ठीक है। तो क्या द्रव्यमान दोनों का सेम आएगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि एप्पल का जो साइज़ होता है ना, वो ज़रूरी नहीं कि इक्वल ही हो। कोई एप्पल छोटा भी हो सकता है, कोई साइज़ में थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे निकल गया 7 एप्पल बड़ा, 3 एप्पल छोटा, यहाँ पे निकल गया 5 एप्पल बड़ा और 5 एप्पल छोटा, ठीक है। लेकिन जब इसका द्रव्यमान मेज़र करेंगे तो दोनों का तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि छोटा बड़ा है। तो ऐसे मान लीजिए मेज़र करने पर 1 kg आ गया और इसे मेज़र करने पे 800 ही ग्राम आ रहा है, ठीक है। 800 ही ग्राम आ रहा है। आप खुद ही देखिए, यहाँ पे हमने क्वांटिटी में डील किया तो एकदम इक्वल आया, लेकिन जब वही हमने यूनिट्स लगा के इस क्वांटिटी को मेज़र किया तो दोनों जगह अनइक्वल आ गया। तो यानी यूनिट को डेवलप करने का एक ही मकसद था, हर जगह समानता बनी रहे, हर जगह समान डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो इस क्वांटिटी को बनाने के लिए, चूँकि ये फिज़िक्स ने बनाया है, तो ये क्वांटिटी ज़रूर किसी न किसी फिज़िक्स के नियम को फॉलो करा के बनाई गई होगी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं भौतिकी नियमानुसार, क्योंकि हम लोग को फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए दो टर्म कौन कौन सी रिक्वायरमेंट थी, एक तो उसका संख्यात्मक मान और दूसरा उसका यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझे फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है और क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो हम एक और एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे के टर्म्स देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? अगर हम लोग इसे एक टर्म में लिखने के लिए सोचे तो कैसे लिख पाएंगे? फिज़िकल क्वांटिटी को हम लोग Q से डिनोट कर सकते हैं, और ये जो हमारा संख्यात्मक मान है जिसे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो यूनिट है, मात्रक है, उसको हम लोग U से डिनोट कर दिए। तो ये हमारा एक जनरलाइज्ड फार्मूला बन जाता है, ठीक है। इस जनरलाइज्ड फार्मूला का मतलब क्या हुआ? ये सारे जगह अप्लाई किया जा सकता है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा क्वांटिटी और फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है। अब ये दोनों में आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्या डिफरेंस है। तो क्वांटिटी के लिए हमें सिर्फ संख्यात्मक मान का पता होना चाहिए, संख्यात्मक मान को दर्शाता है। और जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है उसमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, संख्यात्मक मान तो होता ही है दोनों में, लेकिन एक और टर्म की क्या ज़रूरत होती है फिज़िकल क्वांटिटी में? तो मात्रक की, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उससे पूरा क्लियर कर लेते हैं अपने सारे डाउट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, हमने एक पैकेट कुरकुरे लिया, ठीक है, एक पैकेट कुरकुरे, इसका कुछ द्रव्यमान भी होगा, तो हमने मान लिया 50 ग्राम। तो ये 50 ग्राम क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संख्यात्मक मान भी है, मात्रक भी है, तो ये और हमारा क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारा क्या हो जाएगा? भौतिक राशि, भौतिक राशि। लेकिन हमने जो कुरकुरे का पैकेट है वो कितना लिया है? सिर्फ एक ही तो लिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वांटिटी। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्वांटिटी यानी राशि।
अगर आप 2 पैकेट लेते हैं तो हमारा क्वांटिटी 2 हो जाएगा, 4 पैकेट लेते हैं तो हमारा क्वांटिटी 4 हो जाएगा। लेकिन जब उसका द्रव्यमान मापेंगे कि उस पैकेट के अंदर कितना कुरकुरे है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स में। देखिए, भौतिक राशियों के प्रकार, ठीक है, इसको हम लोग 2 बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब परिमाण एवं दिशा के आधार पर। ठीक है, एंड द सेकेंड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, मतलब मात्रक एवं मापन के आधार पर देखेंगे। तो इसको पहले देख लीजिए, जो परिमाण एवं दिशा के आधार पर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 2। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स है, अदिश राशि एंड सदिश राशि। ठीक है, उसी तरह हम लोग मापन के आधार पे देखें तो इसमें भी क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसे मूल या आधारी राशि भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है डिराइव्ड राशि, जिसे हम लोग व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में, परिमाण एवं दिशा के आधार पर देखेंगे स्केलर क्वांटिटी को और वेक्टर क्वांटिटी को। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी हम लोग अदिश राशि भी बोलते हैं। तो वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल और केवल क्या हो, परिमाण हो, उसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसी राशि को हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी। तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि। कैसे होगा अदिश राशि, अगर हम लोग सपोज कीजिए 1 kg एप्पल लाए हैं, तो क्या हम लोग ऐसे बोलते हैं क्या कि ये 1 kg एप्पल हमने ईस्ट डायरेक्शन से लाया है, या फिर ये 1 kg एप्पल हमने वेस्ट डायरेक्शन से लाया। हम लोग कहीं डायरेक्शन का मेंशन करते हैं, नहीं, डायरेक्शन की इसमें कोई नीड नहीं होती है। द्रव्यमान को हम लोग सिर्फ क्या बताते हैं, उसका परिमाण बताते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड बताते हैं। तो ये हमारा द्रव्यमान क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह से लंबाई है, तो लंबाई को भी हम लोग वैसे ही बताते हैं। किसी कपड़ा की लंबाई हम लोग लाएँ, तो सपोज़ कीजिए वो कपड़ा की लंबाई हमने 1 मीटर लिया, तो अब वो ईस्ट डायरेक्शन में उस कपड़ा की लंबाई 1.5 मीटर तो नहीं हो जाएगी, चाहे वही कपड़ा की लंबाई वेस्ट डायरेक्शन में तो 1.5 मीटर नहीं हो जाएगी, मतलब इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो लंबाई भी हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि। वैसे ही समय है, तो समय को भी हम लोग कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं क्या कि ये 3 बज रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, 6 बज रहा है साउथ डायरेक्शन में, 9 बज रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। कभी हम लोग डायरेक्शन का मेंशन नहीं करते, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट सेंस होता है जब आप इसका केवल मैग्नीट्यूड बताओ। तो हमारे समय कैसी राशियाँ हो जाएंगी, अदिश राशियाँ। ठीक है, वैसे ही हम लोग दूरी को भी अदिश राशि बोलते हैं। ये दूरी अदिश राशि कैसे होता है, तो पहले दूरी का मतलब समझिए कि दूरी होता क्या। दूरी एक्चुअली जो व्यक्ति जिस रास्ते को फॉलो करता है उस रास्ते की लंबाई को सिर्फ मेज़र किया जाता है। जैसे सपोज़ कीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, अब वो ऐसे जाता है 3 मीटर, फिर ऊपर की ओर जाता है 4 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्शन देखना नहीं होता, बल्कि ये मेज़र करना होता है कि उसने कैसे कैसे वो दूरी तय की है। तो पहले ये 3 मीटर ऐसे गया, तो हम लोग डिस्टेंस में 3 मीटर लिख देंगे। अब वो ऊपर की ओर 4 मीटर जाता है, तो इस 4 मीटर को ऐड कर देंगे, तो इसका टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। यहाँ पे कहीं भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस जो रास्ता को फॉलो किया है उस रास्ते की लंबाई को मापना होता है। ठीक है, तो लंबाई में हम लोग मेज़र करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हमारा दूरी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वान्टिटी यानी अदिश राशि। वैसे ही चाल है, तो चाल को हम लोग कैसे समझेंगे, चाल बराबर आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय यानी ये चाल बताता क्या है, ये चाल ना एक्चुअली अपने अंदर का एक कैपेसिटी बताता है। कैसे, तो कोई व्यक्ति जब 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है, सपोज कीजिए वो 10 मीटर दूरी तय करता है, तो ये हमारा चाल निकल के क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। यानी वो अपने अंदर की कैपेसिटी बताता है कि हम अपने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो अगर सपोज़ कीजिए अगर उसे 1 सेकंड में बोला जाए ईस्ट डायरेक्शन में रन करवाने,
तो वो उतनी ही दूरी तय करेगा, 10 मीटर ही। अगर उसे वेस्ट डायरेक्शन में बोल दिया जाए, उसे रन करवा दिया जाए, तो क्या उसकी जो कैपेसिटी है उससे बढ़ के 15 मीटर हो जाएगी क्या? नहीं, उसका जो कैपेसिटी है वो डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता। उसे किसी भी डायरेक्शन में उसे रन करवाइए, उसका जो कैपेसिटी है, यानी वो जो 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो वो उतना ही करेगा। इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी चाल किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड इसका बताना होता है। तो इस तरह चाल हमारा क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। ठीक है, वैसे ही कार्य, अगर सपोज कीजिए कोई वर्कर एक दिन में 50 जूल का वर्क किया, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि वो वर्कर 50 जूल का वर्क किया है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है या वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसे हम लोग कभी नहीं बोलते हैं। बस उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं और बस काम बन जाता है। ठीक है, तो ये कार्य हमारा कैसे हो जाएगी? अदिश राशि। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी है जिसको आप लोग घर में देखिएगा, उसे सेलेक्ट करके छाटिएगा कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटी होगी। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि। तो वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा होती है। इसमें दिशा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों में एक मेन डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्शन का ही होता है, दिशा का ही होता है। तो स्केलर में डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि में हमें मैग्नीट्यूड भी बताना होता है और डायरेक्शन भी इसमें मेज़र करना होता है। देखिए यहाँ पे सदिश राशि के मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, और भी इसी तरह बहुत सारे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल है, आखिर इसको हम लोग सदिश राशि कैसे बोल पा रहे हैं। तो पहले अच्छे से समझते हैं विस्थापन के बारे में कि विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन के वर्ड के मतलब समझ में आप लोग समझ पा रहे हो क्या? विस्थापन का मतलब थोड़ा सा विस्थापित हो जाना, यानी अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक जाना। तो इसी को मतलब विस्थापन क्या? अपने एक जगह से थोड़े से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस होके आ जाना। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड का थोड़ा मीनिंग हुआ। तो अब हम लोग इसे एक ये वाले एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जो हमने दूरी का एग्जांपल लिया था। सपोज कीजिए एक लड़का इस पोजीशन पे खड़ा था, अब वो इस पोजीशन पे अब इस पोजीशन पे पहुंचना चाहता है। तो अब कैसे उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया? पहले वो 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन की ओर गया, फिर वो 4 मीटर ऊपर की ओर, तब जाके यहाँ पे ये बी पोजीशन पे चला गया। तो यानी इसका डिस्प्लेसमेंट, पहले ये देखिए यहाँ पे, पहले ये जो भी व्यक्ति था तो पहले ए पोजीशन पे था, अब वो कहाँ पहुँच गया है? तो बी पोजीशन पे पहुँच गया है। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग एक्चुअल पाथ की लंबाई को हम लोग नहीं देखते हैं कि वो किधर से गया है, कैसे गया है। ठीक है, हम लोग इसमें एक्चुअल पाथ को नहीं फॉलो करते, बल्कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखते हैं कि इस ए और बी के बीच की दूरी जो है वो शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम दूरी कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये किस डायरेक्शन में है। पहले हम लोग देखेंगे किस डायरेक्शन में है ये। ठीक है, देखिए यहाँ से पता चल रहा है ये ईस्ट डायरेक्शन, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये जो पहले लड़का यहाँ पे था, अब वो कहाँ पहुँच गया है? बी पोजीशन पे, यानी वो किस डायरेक्शन की ओर इंडिकेट कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे। ठीक है, तो अभी इस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका हमें विस्थापन में सबसे कम दूरी को मापना होता है। ठीक है, और दूरी में हमें क्या मापना होता है कि वो जैसे जैसे चला है ना, बस उसके रास्ते को फॉलो करते जाना, उसकी लंबाई को बताना है। लेकिन विस्थापन में तो हमें सबसे कम दूरी बताना है। तो अब बताइए इस ए से बी पॉइंट जो है, तो यहाँ से यहाँ तक की सबसे स्मॉलेस्ट दूरी कौन सी नज़र आ रही है? ये वाली। ठीक है, ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, एक स्ट्रेट लाइन। देखिए इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर इसका वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, तो हम लोग विस्थापन क्या बोलेंगे? हमारा विस्थापन जो हो जाएगा ए से बी का 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कैसे हुआ? तो देखिए पहले लड़का कहाँ था? इस ए पॉइंट पे था, अब वो पहुँच कहाँ गया? बी पॉइंट पे। लेकिन इसमें हम लोग विस्थापन में रास्ता नहीं देखेंगे कि वो किस रास्ता को फॉलो किया है, बस उसका हम डायरेक्शन देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में जाके रुका हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाके रुका हुआ है। तो वहाँ से हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, जो छोटी सी दूरी होगी, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? विस्थापन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा विस्थापन, ये वाला दूरी हमारा विस्थापन, और जो एक्चुअल पाथ वो फॉलो करके गया था तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा
दूरी, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन में समझ में आ रहा है कि जो दूरी होता है वो एक्चुअल पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। और जो विस्थापन होता है उसमें हम देखते हैं कि वो पहले कहाँ था और अभी वो किस डायरेक्शन में जाके रुका हुआ है, ठीक है। जब हम लोग को डायरेक्शन पता चल जाती है तो वहाँ से लेके जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ तक का हम लोग का शॉर्टेड डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो कि वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। जो हमारा दूरी होगा जो कि एक्चुअल पाथ को फॉलो करके गया होगा, यानी एक्चुअल पाथ की लंबाई को हम लोग नापेंगे, मेज़र करेंगे, तो वो हमारा डिस्टेंस 7 मीटर करके आता है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्लियर होता है। तो देखिए अब वेग को हम लोग इसलिए हम लोग जो विस्थापन है उसको सदिश राशि बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्शन को मेंशन किया है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को मेंशन किया है, इसलिए हम लोग विस्थापन को वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अब वेग हमारा कैसे वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो देखिए वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। जब विस्थापन ही हमारा डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है तो क्या हमारा ये वेग नहीं हो जाएगा क्या, वेग ही बराबर तो होता है ना विस्थापन बटा समय। तो इस हिसाब से हमारा वेग कैसे क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। क्यों, तो क्योंकि ये विस्थापन पे डिपेंडेंट है। वैसे ही त्वरण क्या होता है, चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इसी को हम लोग त्वरण बोलते हैं। अब ये जो देखिए मतलब जो त्वरण है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी मतलब वेग, तो वेग हमारा कैसा राशि है, सदिश राशि है। तो इस हिसाब से हमारा त्वरण भी सदिश राशि हो जाएगा। वैसे ही बल है, तो बल बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर ma, ठीक है। यानी ये किस पे, ये हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है, एक्सेलरेशन, ये हमारा मास, ठीक है। ये एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो त्वरण कैसी राशि है, हम यहाँ पे पढ़े कि त्वरण हमारी सदिश राशि है। तो इस हिसाब से बल भी हमारा कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सब तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। मतलब एक हम लोग समझ लिए कि वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है और इसी का टर्म आगे यूज होते जा रहा है। तो यानी सारे जो टर्म्स है, सारे जो एग्जाम्पल्स है वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन पे ही डिपेंडेंट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सब कैसी राशियाँ होंगी, सदिश राशियाँ होंगी। अब हम लोग देखेंगे मात्रक एवं मापन के आधार पर कि भौतिक राशियाँ क्या कितनी होती है। देखिए अब हम लोग भौतिक राशियों के जो प्रकार है वो हम लोग मात्रक एवं मापन के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी एक हो जाएगा, जिसे हम लोग मूल राशि या आधारी राशि भी बोलते हैं, और दूसरा डिराइव क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि। अब सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में देखते हैं। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, एकदम बेसिक, ठीक है। तो मूल राशि क्या हो जाएगी, वे भौतिक राशियाँ जो बिल्कुल स्वतंत्र होती है और मतलब जिसे मापने के लिए उसे किसी दूसरी राशि पे निर्भर नहीं होना पड़ता है, ठीक है। वो अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र होती है, ठीक है। तो ऐसी राशियाँ क्या कहलाती है, मूल राशि या आधारी राशि, ठीक है। जैसे मतलब एक और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए, जैसे हमारा अगर सपोज कीजिए हमको अपना नाम लिखना हो, तो क्या अगर हम लोग को ABCD नहीं आएगा तो क्या हम लोग अपना नाम लिख पाएंगे, नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेसिक हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जब तक इसको हम लोग नहीं जानेंगे तब तक हम लोग अपना नाम नहीं लिख सकते हैं। तो वैसे ही होता है मूल राशि, ठीक है। मूल राशि किसी से मिलकर नहीं बना होता है। इसे इजी वे में समझ सकते हैं कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे द्रव्यमान को मापना है तो क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या, लंबाई को मापना है, कोई भी फॉर्मूला होता है नहीं। ये बिल्कुल अपने आप में स्वतंत्र होती है। इसको मेज़र करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटीज़, किसी दूसरी राशि पे निर्भर नहीं होना पड़ता है, ठीक है। तो मूल राशियाँ यहाँ पे 7 होती हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, तो द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता एंड पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये टोटल कितनी राशियाँ होती है, 7 मूल राशियाँ होती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी और व्युत्पन्न राशि। डिराइव्ड का मीनिंग से ही पता चल रहा है कि इसे कहीं ना कहीं से डिराइव करके बनाया होगा, तभी तो इसका नाम पड़ा है डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी वो राशि जो मूल राशि है इसी में से डिराइव करके इस राशि को बनाया गया, जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो वे भौतिक राशियाँ जो दूसरे राशियों पर निर्भर होती हैं व्युत्पन्न राशि कहलाती है। यानी इसके मेजरमेंट के लिए अब ये किसी न किसी राशि पर निर्भर रहेंगी, ठीक है। तो इजी वे में जैसे समझाएं यहाँ पे किसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन इस यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि ये दूसरी राशियों पर निर्भर होती है, यानी इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होता होगा। जैसे यहाँ पे चाल है तो चाल का कोई फॉर्मूला होता है ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय,
दूरी बटा समय, तो ये दो राशि पे डिपेंड कर गई ना, ये दूरी हमारा और ये चाल, तो ये दोनों राशियाँ जो चाल है वो हमारी दोनों राशियों पे डिपेंड कर गई। ठीक है, यानी फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी व्युत्पन्न राशि। वैसे ही त्वरण का कोई ना कोई फॉर्मूला होता है, ठीक है, वैसे ही बल का कोई ना कोई फॉर्मूला होता है। तो इसलिए हम लोग ये सारी राशियों को क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। आई होप आप लोग को ये दोनों समझ में आया होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, देखिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आगे के लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, जिसमें हम लोग मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। वन मोर थिंग, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।